फिर तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जागो भारत और शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। ममता बनर्जी का मेडिकल बुलेटिन, जिसमें हुआ खुलासा। ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया। एसएसकेएम डॉक्टर ममता बनर्जी के माथे और नाक पर 3 टांके लगे हैं। करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में वो भर्ती रही। अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गंभीर चोटें आई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के माथे पर और नाक पर 3 टांके भी आए हैं। ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। डॉक्टर्स ने पहले इस बात का अंदेशा लगाया था कि धक्के लगने से ये चोट आने की संभावना है, और अब मेडिकल बुलेटिन भी जारी हो गया है ममता बनर्जी का, और इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी ने पीछे से धक्का मारा था। माथे पर और नाक पर 3 टांके आए हैं। करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसके बाद रात को करीब 9:30 बजे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। घायल अवस्था में जब अस्पताल लाया गया, वहां पर उनका यहाँ पर इलाज हुआ, और इलाज के बाद 9:30 बजे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। सीएम ममता बनर्जी अपने घर पर ट्रेडमिल पर वॉक करते समय गिर गई थी। ये भी बात सामने आई थी पहले। कुल मिलाकर डॉक्टर्स का कहना है कि किसी ने पीछे से धक्का दिया था, ये जानकारी सामने आई है। टीएमसी ने लिखा, हमारे चेयरपर्सन को गंभीर चोट आई है, उनके लिए दुआ कीजिए। सीएम ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई थी। आप तस्वीर भी लगातार ये देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनके इलाज के दौरान 3 टांके आए हैं सर में और नाक में। बिल्कुल, तो अभी ऑब्जर्वेशन में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। पलक, बिल्कुल। और अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रति सभा का आज आयोजन होगा। 8 से 17 मार्च तक नागपुर में प्रति सभा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सह कार्यवाह या महासचिव चुने जाएंगे। अपनी प्रतिनिधि सभा की मेजबानी करेगा संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था। बैठक में आरएसएस के करीब 1570 पदाधिकारी शामिल होंगे। जेपी नड्डा, बीएल संतोष के भी शामिल होने की इसमें संभावना है। संदेश खाली, मणिपुर और किसान जैसे मुद्दों पर इस प्रतिसभा में चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया को सुना जाएगा। इस दौरान ये बड़ी जानकारी है, भविष्य का रोड मैप भी तैयार होगा। तो आज का दिन बेहद खास है। आज से शुरू होगी ये सभा, जो कि 17 मार्च तक चलने वाली है। भविष्य का रोड मैप इसमें तैयार होगा। नए सरकारवाह का भी इसमें चुनाव होगा। अब आपको बताएं कौन होगा आखिर आरएसएस का नया सरकारवाह। आरएसएस के नए सरकारवाह का चुनाव आज किया जाएगा। संघ में प्रत्येक 3 साल में सर कार्यवाह का चुनाव किया जाता है। नागपुर में प्रतिनिधि सभा की बैठक में 17 मार्च को निर्वाचन होगा। सूत्रों के अनुसार दत्तात्रेय होसबोले फिर से सर कार्यवाह चुने जा सकते हैं। आरएसएस में 75 साल पूरा होने पर महत्वपूर्ण दायित्व नहीं। दत्तात्रेय होसबोले अभी भी आपको बता दें 68 साल के हैं। भैयाजी जोशी 4 बार सर कार्यवाह रह चुके हैं। संघ प्रमुख बनने से पहले मोहन भागवत 3 बार सर कार्यवाह रहे हैं। अगर हम बात करें आरएसएस में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है, सर संघचालक की नियुक्ति सर संघचालक खुद करते हैं। वर्तमान में आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत हैं। संघ में सर संघचालक की भूमिका मार्गदर्शक की तरह होती है। आरएसएस में सर कार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर कार्यवाह की नियुक्ति नहीं होती, इसका चुनाव किया जाता है। सर कार्यवाह यानी कि संघ में नंबर 2 की जिम्मेदारी होती है। संघ में सर कार्यवाह का मतलब महासचिव होता है। सर कार्यवाह की संघ से जुड़े हुए सभी विषयों पर वो फैसले लेने की उन पर पावर होती है। अब चुनाव कैसे होता है सर कार्यवाह का, वो आप जान लीजिए। प्रतिनिधि सभा में बैठक में अंतिम दिन सर कार्यवाह का चुनाव होता है। चुनाव अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करती है। इस प्रतिनिधि सभा में 1400 सदस्य होते हैं। सर कार्यवाह से पहले जिला संघचालक, इसके अलावा महानगर संघचालक, विभाग संघचालक और प्रांत संघचालक का चुनाव किया जाता है। इसके बाद प्रतिनिधि सभा में बैठक में सर कार्यवाह का चुनाव होता है। केंद्रीय प्रतिनिधियों की इस चुनाव में केंद्रीय प्रतिनिधि ही वोटर होते हैं। कोई भी प्रचारक वोटर नहीं होता है। संघ का कोई व्यक्ति खड़ा होकर नाम की घोषणा फिर कर देता है, दूसरा उसका अनुमोदन कर देता है। ऐसे में अगर किसी को कोई नाम देना होता है तो वो 3 से 4 अनुमोदक के साथ नाम प्रस्तावित कर सकता है। चुनाव पदाधिकारी घोषणा करते हैं कोई और नाम इसके लिए प्रस्तावित है तो बताएं। ऐसे में जब कोई नाम नहीं आता है तब सर्वसम्मति से सर कार्यवाह नाम की घोषणा कर दी जाती है। दत्तात्रेय होसबोले को आप जान लीजिए। दत्तात्रेय होसबोले कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया है। दत्तात्रेय होसबोले एबीवीपी कर्नाटक के प्रदेश संगठन मंत्री, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री और सह संगठन मंत्री भी रहे। 2002 से 2003 में संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए थे। 2009 में उन्हें सह सर कार्यवाह बनाया गया। पिछली बार 2021 में वो सर कार्यवाह चुने गए थे और एक बार अब फिर चुनाव है और उम्मीद है कि एक बार फिर उनका ही नाम सामने आ सकता है।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। नए सीएम नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी की, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। नए सीएम सैनी की कैबिनेट विस्तार का आज संभव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद विस्तार संभव है। मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और बीते दिन देखिए मुलाकात हुई थी, तो हरियाणा कैबिनेट का विस्तार आज संभव है। और बीते दिन नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा भी की। और वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। आगे बढ़ते बात कोलकाता की करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए दिव्येंदु अधिकारी, टीएमसी से सांसद हैं दिव्येंदु अधिकारी। अर्जुन सिंह भी बीजेपी में वापस लौटेंगे। तो देखिए वापसी का ये खेल शुरू हो चुका है और अब जो दिव्येंदु अधिकारी, उनकी तरफ से एक बड़ा झटका टीएमसी को लगा है, क्योंकि टीएमसी के वो सांसद और अब बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, बल्कि आप तमाम अगर राज्यों को देखेंगे तो इस वक्त तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का या बाकी पार्टियों का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं जो अखबार में खबरें हैं उनका। और अखबार में खबरों का जिक्र करें तो असम में 4 सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी घोषित। टीएमसी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। कोकराझार से गौरीशंकर सरानिया को, बरपेटा लोकसभा सीट से अबुल कलाम आजाद को, लखीमपुर से घाना कांता चुटिया को और सिलचर राधा श्याम बिस्वास को टिकट दिया गया है। तो असम में 4 सीटों पर टीएमसी ने अपने जो प्रत्याशी घोषित किए। पश्चिम बंगाल के उन्होंने पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी और इस बार असम के 4 प्रत्याशियों के नाम भी अब सामने हैं। टीएमसी ने अपने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए असम के लिए। 4 सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी घोषित, जिनके नाम भी इस वक्त आपके सामने। बरपेटा लोकसभा सीट से अबुल कलाम आजाद का नाम है, लखीमपुर से घाना कांता। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहलवान विनेश फोगाट का आरोप है, ट्रायल्स में हंगामे के आरोप पर बोली हैं विनेश फोगाट। कमेटी के सदस्य लेट पहुंचे थे, बात घुमा रहे हैं, मुझे डोपिंग में फंसाने की तैयारी की जा रही है। ब्रजभूषण नहीं चाहते हैं कि मैं ओलंपिक जाऊं। तो ये उनकी तरफ से बड़ा आरोप विनेश फोगाट की तरफ से लगाया गया है। बोले कि डोप टेस्ट में फंसाने का प्रयास ब्रजभूषण की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान उन्होंने किसी तरह का कोई हंगामा नहीं किया। ट्रायल में बजरंग की हार पर बोली कि 1.5 साल से मानसिक रूप से परेशानी के चलते उनकी हार हुई। तो कुल मिलाकर ये तमाम तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, विनेश फोगाट ने कहा उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है, वो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रजभूषण लेकिन नहीं चाहते हैं कि वो ओलंपिक में पदक जीतें। बढ़ते खबरों में आगे, रांची पुलिस ने ईडी अफसरों को समन भेजा है। 21 मार्च को थाने में पेश होने के लिए कहा है समन के जरिए और अपर और सहायक निदेशक इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। दरअसल SC/ST एक्ट के तहत FIR मामले में समन भेजा गया। अमन पटेल सहित अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया और इस पूरे मामले को लेकर समन भेजकर पेशी के लिए कहा गया। इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम को मारने की धमकी दी। मैं मंत्री नहीं होता तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। मंत्री TM अनबरसन ने आपत्तिजनक बयान दिया है। आपको बता दें कि अनबरसन का जो वीडियो अब काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में दिल्ली में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन आप सोचिए किस तरीके से मंत्री होते हुए किसी के भी खिलाफ, हालांकि उनकी तरफ से तो प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान दिया गया कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। अब मुश्किलें तो जाहिर सी बात है उनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि आप हैं और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच कुछ अहम जानकारी इसी मामले को लेकर। பல பேர் உயிர் தியாகம் செய்து வளர்க்கப்பட்ட இயக்கம், ரத்தத்தை சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் இந்த திமுக. யாரோ ஒழிக்கிறேன்னு சொன்னா